हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसी प्रो क्लासेस पे। मैं आपका केमिस्ट्री का लेक्चर मनीष करदम। एज यू नो, बीएससी सेकेंड ईयर में हमने फिजिकल की जो हमारी बुक चल रही है उसमें थर्मोडायनेमिक्स हमारा चैप्टर चल रहा है। गुड इवनिंग अनुराग। अब विदाउट एनी टाइम वेस्ट के अपन अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं कि जूल का नियम अपन काफ़ी हद तक पढ़ चुके थे। अब जूल के नियम का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो निकलता है वो हम देखते हैं कि भाई जूल का नियम ही और क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है? वही देखते हैं। देखिए, जूल के नियम वाले से उसी से ही आगे चल रहे हैं। हम देखें कि तंत्र की जो परिसीमा है, जो प्रयोग के प्रारंभ में जो हम प्रयोग किया था, बल्ब ए बल्ब बी, दो बल्ब थे, हमने उनके बीच स्टॉपर खोल दिया था तो ए बल्ब में से जो गैस है प्रसारित होके बल्ब बी में चली गई थी। और जो तापमान था, जो एंथैल्पी थी, वो क्या रही थी? बिल्कुल सेम रही थी, है ना? तो यही इसी के आगे इसी तंत्र को आधार मानते हुए अब हम आगे चलते हैं। जैसे तंत्र या जो गैस है, गैस की जो परिसीमा जो प्रयोग के प्रारंभ में केवल बल्ब ए तक ही सीमित थी, परिवर्तन के दौरान बल्ब बी तक इस प्रकार से फैलती है कि प्रत्येक समय समस्त गैस उसके घेरे में रहती है। ये मीन्स जो बल्ब बी और बल्ब ए है, दोनों में जो गैस है इक्वली क्या हो जाती है? पूरी प्रसारित हो जाती है। देखिए, तंत्र की परिसीमा, तंत्र की परिसीमा, जो तंत्र की बाउंड्री थी जो प्रयोग के प्रारंभ में केवल बल्ब ए, प्रयोग के प्रारंभ में कहा थी बल्ब ए तक ही सीमित थी। बल्ब ए तक ही सीमित। परिवर्तन के दौरान इस प्रकार फैलती है, कुछ इस प्रकार फैलती है कि प्रत्येक समय समस्त गैस के घेरे में रहती है। समस्त गैस क्या रहेगी? उसके घेरे में रहेगी। ओके, देखिए, द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम which are which was limited to bulb A
बल्ब ए तक क्या थी, लिमिटेड थी। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट मीन्स एक्सपेरिमेंट के प्रारंभ में, एक्सपेंड टू बल्ब बी ड्यूरिंग द चेंज, ड्यूरिंग द चेंज, इसके परिवर्तन के दौरान, ड्यूरिंग द चेंज, इन सच ए वे दैट एट ऑल टाइम, such a way that all time the entire vase remains within its boundary. The entire vase remains at its boundary. Within its boundary. ओके, अब बात करते हैं विद इन इट्स बाउंड्री में, आगे चलते हैं। देखिए, जो इट रिमेन्स जीरो बैक प्रेशर मीन्स, अब इससे क्या होगा, जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, अर्थात जो पूरा दाब है यह शून्य विपरीत दाब के विरुद्ध विस्तार करती है। अर्थात यह शून्य विपरीत दाब विरुद्ध कार्य करती है, के विरुद्ध कार्य करेगी, शून्य विपरीत दाब के विरुद्ध कार्य करेगी। और बात करें, स्वाभाविक है कि इस विस्तार या प्रसार से पारिपार्श्विक में शून्य कार्य उत्पन्न होगा। स्वाभाविक है कि यह नेचुरल है, मीन्स इट्स नेचुरल दैट, ये जो विस्तार है या प्रसार है, विस्तार या प्रसार से विस्तार या प्रसार से पारिपार्श्विक में शून्य कार्य उत्पन्न होता है। पारिपार्श्विक में शून्य कार्य उत्पन्न होता है। ऐसा कार्य उत्पन्न होता है, शून्य कार्य उत्पन्न, मीन्स शून्य कार्य का मतलब है W इक्वल टू 0।
कार्य कैसा मिलेगा, शून्य मिलेगा हमें इस कंडीशन में। ओके, द एंटायर गैस remain within its boundary. अब entire gain remains its boundary means it remains at zero back pressure. Remains at to opposite pressure या back pressure के। और बात करें मीन्स बैक प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है, और इट्स नेचुरल दैट ये स्वाभाविक है कि एक्सपेंशन विल प्रोड्यूस जीरो वर्क। एक्सपेंशन प्रोड्यूस जीरो वर्क। क्या प्रोड्यूस करता है, जीरो वर्क प्रोड्यूस करता है ऑन सराउंडिंग। क्या करेगा, जीरो वर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक, और दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन, ये जो एक्सपेंशन है ये क्या कहलाता है, ये फ्री एक्सपेंशन कहलाता है। जो W इक्वल टू जी हमें मिला है कि दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन आर कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। बस ऊपर लाइन हमें यह प्रसार मुक्त प्रसार कहलाता है। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन आर कॉल्ड types of expansion are called free expansion। क्या कहलाता है, फ्री एक्सपेंशन कहलाता है। क्लियर। अब देखिए ये जो सिचुएशन है हमारी, जो सिचुएशन जनरेट हुई है इन दिस टाइप ऑफ, बात करें इन दिस सिचुएशन फॉर्म ए इक्वेशन द फर्स्ट लॉ। जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है, आगे देखते हैं, देखिए जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम देखते हैं, देखिए इस स्थिति में
प्रथम नियम से फर्स्ट लॉ इन दिस इस सिचुएशन में हम फर्स्ट लॉ देखें फर्स्ट लॉ हमने देखा है। फर्स्ट लॉ क्या होता है, ई जो डेल ई है, डेल ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। आंतरिक ऊर्जा है ऊष्मा और किए गए कार्य के बराबर होती है। तो ये इक्वेशन हमारी निकलती है। और इस इक्वेशन में जैसे कि हमने देखा मुक्त प्रसार में W इक्वल टू अगर ज़ीरो है, अगर W इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारा जो डेल ई है, डेल ई इक्वल टू जो ऊष्मा है अवशिष्ट ऊष्मा, ये उसके बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेल ई इक्वल टू क्यू प्राप्त होगा। अब हम बात करें, क्योंकि जो पारिपार्श्विक है उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं हुई है, पारिपार्श्विक तापमान में कोई वृद्धि नहीं हुई है, पारिपार्श्विक तापमान में कोई वृद्धि नहीं हुई है। देयर विल बी नो इंक्रीज इन सराउंडिंग टेम्परेचर। मीन्स पारिपार्श्विक है उसके टेम्परेचर में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। और जब वृद्धि नहीं हुई है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, Q इक्वल टू जीरो। और जब Q इक्वल टू जीरो हो गया है, जैसे हमने मान लिया इसको दे दिया, जैसे मैंने इक्वेशन वन, ओके, तो बाय इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से कि Q की वैल्यू जीरो है तो डेल ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल ई इक्वल टू जीरो प्राप्त होगा हमारा। कितना, ये भी शून्य प्राप्त के इसे दे दिया मैंने इक्वेशन। तो हमारा बात करें अगर डेल ई इक्वल टू डेल क्यू हो, जो बात करें क्यू होता है ऊष्मा के बराबर होता है और पारिपार्श्विक के तापमान में कोई भी इंक्रीजमेंट हमें देखने को नहीं मिला है, तो इक्वेशन वन से डेल ई इक्वल टू जीरो, डेल ई की जो मात्रा है हमें जीरो के बराबर प्राप्त होगी। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं। और क्योंकि जो ये तंत्र है, तंत्र जैसे हमने बोला था कि तंत्र ऊष्मीय साम्य में है, तो सुम्य तो ऊष्मीय साम्य की कंडीशन में होने के कारण तो तंत्र का ताप भी क्या रहता है, स्थिर रहेगा। देखिए, क्योंकि तंत्र ऊष्मीय साम्य में है, ऊष्मीय साम्य की कंडीशन में होने के कारण तंत्र का ताप क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अतः तंत्र का ताप स्थिर रहेगा।
सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम at thermal equilibrium, so temperature of system is temperature of system कांस्टेंट। सिस्टम का टेम्परेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब जब स्थिर रहेगा तो डेल टी की वैल्यू क्या होगी, डेल टी की वैल्यू होगी यहाँ पे 0। ठीक, डेल टी इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ठीक। अब डेल टी की वैल्यू 0 है तो अब हम एक जो यथायथ अवकल समीकरण है वो लेते हैं। ओके, यथायथ अवकल समीकरण से देखिए, यथायथ अवकल समीकरण से जो हमारा समीकरण है कुछ इस प्रकार का था, डेल ई इक्वल टू, दोनों में जैसे हम डेल ई दोनों में लेते हैं कुछ इस प्रकार। ओके, और एक ताप है तो मैंने यहाँ पे डेल टी का डिवाइड किया और डेल टी को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आयतन है तो मैंने डे टी का डिवाइड किया और डेल वी से ही इसे मल्टीपल कर दिया, दोनों को ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट कर दिया आयतन और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट कर दिया। ओके, यह है यथायथ अवकल समीकरण। किस प्रकार बनता है हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं इसका। और जबकि हमें पता है कि डेल टी है, डेल टी की वैल्यू 0 है। अब बाय इक्वेशन 3 अब डेल टी की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म बेटा अनुराग, ये आपका जो पिछले क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा है ना, पिछले चैप्टर में जो घेरे में रहती है जूल का नियम है, वो ये था कि दो बल्ब थे उसमें ए और बी। ठीक है ना, ए और बी दो बल्ब थे तो हमने इनके बीच में स्टॉपर लगा रखा था। और पहले तो जो गैस थी, पहले गैस किस में थी, पहले गैस ए ही बल्ब में थी। लेकिन बीच में से जब अपन ने स्टॉपर को खोल दिया था तो जो गैस है बिल्कुल, और पहले हमने उनके दोनों के टेम्परेचर को भी क्या कर दिया था, बिल्कुल इक्वल कर दिया था। तो गैस इक्वली क्या होती है, इक्वली पूरे घेरे में क्या रह जाती है, डिवाइडेड हो जाती है। मीन्स उसमें प्रसार है वो इतना नहीं, मतलब बिल्कुल फ्रीली होता है, बिल्कुल फ्रीली वो डिवाइडेड हो जाती है, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहता। तो बिल्कुल वो घेरा है, उसी घेरे में जो प्रेशर है उसका अवेलेबल रहता है गैस का। ओके, मीन्स जो ए बी दोनों सर्किल है उसी में ही जो उसका घेरे में जो उसका पूरा वॉल्यूम है उसी में ही समाहित रहेगा। ओके, जो वॉल्यूम है पूरा समाहित रहेगा, लेकिन वॉल्यूम शून्य नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। यही चीज अपनी यहीं डिस्कस होने वाली है अभी, क्योंकि अब डेल टी, तापमान तो दोनों का समान है, डेल टी की वैल्यू तो हमने 0 कर दी और डेल टी की वैल्यू 0 है तो हमारा टर्म्स हमें जो प्राप्त होगा, जो डेल ई है, डेल ई इक्वल टू हमारा प्राप्त होगा डेल ई अपॉन डेल वी। कांस्टेंट है टेम्परेचर और यहाँ पे डेल वी हमारा प्राप्त। ठीक है, अब बात करें इस वाली कंडीशन में, डेल वी का मान शून्य नहीं हो सकता क्योंकि आयतन है, आयतन में कोई भी कमी नहीं हुई है, आयतन उसका जितना था
आयतन उतना ही रहा है, आयतन में कोई चेंजेस नहीं आया है। ओके, तो डेल वी का मान शून्य नहीं है। वैल्यू ऑफ डेल वी इज नॉट जीरो। क्या नहीं है? जीरो नहीं है। मीन्स जो बात करें, डेल वी है नॉट इक्वल टू जीरो। अब जीरो नहीं है मीन्स उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब कुछ ना कुछ वैल्यू है तो इस कारण ये जीरो नहीं हो सकता, ये शून्य नहीं हो सकता। पर हमने जो पहले इस वाली इक्वेशन देखी थी, देखो डेल ई इक्वल टू डेल ई की जो वैल्यू निकाली थी, डेल ई की वैल्यू जो हमारी निकली थी, ये देखो डेल ई की वैल्यू क्या थी? जीरो। बाय इक्वेशन 2 डेल ई की वैल्यू जीरो थी। ओके, तो उसी इक्वेशन से हम यहाँ पे चलेंगे बाय इक्वेशन 2। टू डेल ई की वैल्यू कितनी ली थी उसमें? जीरो। तो हम उसी समीकरण में आगे चल रहे हैं। देखिए, जो हमारी इससे पहले वाली इक्वेशन आई है, देखिए अब इसमें डेल वी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। जीरो नहीं होगी तो मीन्स ये टर्म्स कैंसिल नहीं हो सकता, बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता, इसको हम जीरो नहीं मान सकते। ओके, बट जो डेल ई है इसकी वैल्यू जीरो है बाय द इक्वेशन 2। तो जो हमारी, देखिए डेल ई अपॉन डेल वी, ओके, डेल ई अपॉन डेल वी, ये जो टर्म है ये क्या हो जाता है? इक्वल टू दो। इसको हम क्या मान लेते हैं? दो मान। ओके, ये टर्म्स हमारा जीरो हो जाता है। अब ये किस बात को डिनोट करता है? ये इस बात को डिनोट करता है कि स्थिर ताप पर किसी तंत्र के आयतन के प्रति ऊर्जा के परिवर्तन की दर क्या होती है? शून्य है। ओके, मीन्स जो किसी भी तंत्र की ऊर्जा है आयतन के परिवर्तन पे निर्भर नहीं करती। मीन्स ऊर्जा का आयतन से कोई संबंध नहीं है, अर्थात तंत्र की ऊर्जा आयतन के प्रति क्या होती है? अनाश्रित होती है। ओके, मीन्स अगर हम देखें कि आंतरिक ऊर्जा केवल किसका? ताप का फलन है, वो आयतन का फलन नहीं है। ओके, आगे चलें, इसी में ही लिखते हैं। देखो क्या चीज हमें यहाँ पे पता चली, इससे ये चीज पता चली कि स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी तंत्र के आयतन के प्रति तंत्र के आयतन के प्रति के जो तंत्र है उसके आयतन के प्रति जो ऊर्जा परिवर्तन की दर है वो क्या होती है? शून्य होती है। ऊर्जा परिवर्तन की दर क्या होती है? शून्य होती है। क्लियर? के द रेट ऑफ द चेंज ऑफ एनर्जी पर वॉल्यूम ऑफ एनर्जी पर वॉल्यूम पर वॉल्यूम मीन्स प्रति आयतन। ओके, वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम
of a system at constant temperature is 0. कांस्टेंट टेम्परेचर इज 0 क्या होती है? 0 होती है। और इससे एक और बात जो हमारी पता चलती है, देखिए पे और डिस्कशन कर लेते हैं। इससे हमें एक और तथ्य पता चलता है, जो एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वॉल्यूम। एक और तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य पता चलता है, किसी भी तंत्र की ऊर्जा ऊर्जा के आयतन पर निर्भर नहीं करती है। किसी भी तंत्र की ऊर्जा उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। कि द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम सिस्टम does not depend upon its volume, does not depend upon its volume, वो उसके आयतन पे निर्भर नहीं करती। ओके, इन अदर वर्ड्स द एनर्जी, अब अदर वर्ड्स देखें और अन्य शब्दों में कहें, तंत्र की ऊर्जा क्या होती है? आयतन के प्रति अनाश्रित होती है। तंत्र की ऊर्जा आयतन के प्रति अनाश्रित होती है। एनर्जी ऑफ सिस्टम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टुवर्ड वॉल्यूम, डिपेंडेंस टुवर्ड्स इट्स वॉल्यूम, उसके आयतन के प्रति क्या रहता है? अनाश्रित रहती है। दूसरे शब्दों में कहें, किसी तंत्र की ऊर्जा केवल ताप का फलन है।
द एनर्जी ऑफ सिस्टम ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मीन्स वो ताप का क्या है, फलन है। ताप का फलन किस प्रकार है, मीन्स जो ई है, जो हम आंतरिक ऊर्जा लेते हैं, इस प्रकार से हम उसे नोट करेंगे। ई ब्रैकेट में के मीन्स जो आयतन है वो इसके लिए आयतन वर्ड नहीं आएगा, जो टी के साथ हम वी ले रहे थे ना, वो वी नहीं आएगा। और इसे ही क्या कहते हैं, यही हमारा जूल का नियम है, इसे ही जूल का नियम कहते हैं। से ही जूल का नियम कहते हैं। इज कॉल्ड जूल्स लॉ। इट्स कॉल्ड ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। स्टूडेंट्स, आज हमने पूरा जो जूल का नियम है उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब बात करें इसके बारे में, थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ये जो नियम है केवल आदर्श गैसों पर ही सही ढंग से लागू होता है। वास्तविक गैसों के लिए बात करें, जो डेल ई अपॉन डेल वी टी का मान क्या कुछ धनात्मक होता है, यद्यपि इसका मान बहुत कम होता है, लेकिन शून्य नहीं होता है वास्तविक गैसों के लिए। तो ये एक तथ्य है, ये आप याद रखिए, है ना। इसलिए जो बात करें ये आदर्श गैसों के लिए तो ये सुटेबल है, बट वास्तविक गैसों के लिए इसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है। मीन्स आदर्श गैसों के लिए इसका मान क्या है, शून्य हो सकता है, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए इसका मान कुछ ना कुछ होता है। और इसकी मान हम तो गणना करते हैं जूल थॉमसन गुणांक की, है ना। इससे जो आगे हम निकालेंगे वास्तविक गैसों के लिए, तो इसमें काफी सारे तथ्य देखने को मिलेंगे। तो यह नियम क्या होता है, यह नियम केवल आदर्श गैसों पर लागू होता है। वास्तविक गैसों के लिए देखो, यानी किसको फॉलो करेगा, यह नियम केवल आदर्श गैसों पर लागू होता है। दिस लॉ applicable only on ideal gases। लागू होगा ओनली आइडियल गैसेस पे। वास्तविक गैसों के लिए इसका मान धनात्मक होता है। और रियल गैसेस have has पॉजिटिव वैल्यू। ओके,
तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपने कंसंट्रेशन बनाए रखें और इनको रिवाइज करें, पिछला देखते रहिए। ये थर्मोडायनामिक्स है, ये थोड़ा फिजिकल मैथमेटिक्स सब मिक्सअप आता है, तो इसलिए आपको इसमें समन्वय बना के चलना पड़ेगा सारे नियमों का, सारे सूत्रों का, सारे फार्मूलों का, तभी ये आपको अच्छे से माइंड में क्लियर होगा, है ना। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में आके, जो रिकॉर्डेड ले रहे हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में आके भी पूछ सकते हैं, और जो हमें वैसे भी टाइप कर सकते हैं, जो जिस भी टॉपिक में आपको या जिस भी पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, अलविदा, राधे राधे।